तो ये अपनी क्लास दोस्तों कल ऑफ हो गई थी। आज अपन देख रहे हैं कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। उसी उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल अपन ने देख लिया था उसमें कि जो संविधान सभा थी वो कैसे बनी, संविधान सभा की क्या आलोचना थी, उसके समझ क्या क्या चुनौतियां आई जब संविधान का निर्माण कर रही थी संविधान सभा। ठीक है। और उसी के साथ अपन आगे बढ़े आगे बढ़े तो अपन ने देखा था प्रारूप समिति क्या थी। प्रारूप समिति और संविधान की अपन ने आलोचना भी करी थी। संविधान की अपन ने आलोचना भी कर ली थी। ठीक है। अब संविधान की आलोचना के बाद अपन ने कल देखा था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। ठीक है। प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में दोस्तों अपन देख चुके थे कि प्रारूप समिति कब बनी थी और प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। कितने सदस्य थे कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, और इसके उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य क्या थे इसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य के बाद उद्देश्य के बाद अपन ने देखा था प्रारूप समिति के क्या महत्व थे। प्रारूप समिति के क्या महत्व थे। और इसके बाद अपन ने देखा था कि कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे। कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। फर्स्ट, इसने बोला कैबिनेट मिशन ने कि पाकिस्तान की जो मांग है उसे हम स्वीकार नहीं करते। तो लिखो दोस्तों उत्तर। पाकिस्तान 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 की मांग को स्वीकार न करना। फर्स्ट इन्हें बोला कि हम पाकिस्तान के अलग विभाजन की बात नहीं करते हैं, अर्थात पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो देसी रियासतें हैं, देखो दूसरा पॉइंट, देसी रियासतें देसी रियासतें देसी रियासतें एवं एवं देसी रियासतें एवं आपके ब्रिटिश जो प्रांत हैं जिनमें ब्रिटिशों का शासन था, एवं ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर मिलाकर एक संघ का निर्माण करना। एक संघ का निर्माण करना। एक संघ का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है। फिर इसने क्या बोला, जो कैबिनेट मिशन था, पहले तो बोला पाकिस्तान की मांग को हम स्वीकार नहीं करते भाई, हम कोई पाकिस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। हम तो सीधा भारत में स्वतंत्रता देने की बात कर रहे हैं, भारत को फ्री करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो आप जानो, आपका काम जाने, हमारा कोई मैटर नहीं है इसमें। ठीक है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है आपका कि प्रांतीय विधानमंडल है, उनको 3 समूह में डिवाइड किया जाएगा। जो प्रांतीय विधानमंडल है उनको 3 समूह में डिवाइड किया जाएगा। प्रांतीय प्रांतीय विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडलों
मंडलों को 3 समूहों में विभाजित 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा। जो प्रांतीय विधानमंडल है उनको 3 समूह में डिवाइड किया जाएगा दोस्तों। कौन कौन से? फर्स्ट मद्रास, मुंबई, और मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। तो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट में किस किस को डिवाइड किया गया दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट में डिवाइड किया गया मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया। इसके बाद सेकंड कैटेगरी थी। जो सेकंड कैटेगरी थी उसमें पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तरी जो राज्य हैं, उत्तरी राज्य जैसे है पंजाब है, आपका पंजाब है। उत्तर पश्चिम है, पंजाब है। उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम सीमा के जो भी प्रांत जैसे कि पूर्वी और पश्चिम और उत्तर, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर पहले अपने उसमें नहीं था। जम्मू कश्मीर को बाद में उसने जो वहाँ के जो राजा थे ना, हरि सिंह ने एक विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात कही थी। कब? जब जम्मू कश्मीर पर कबीलाई जो आक्रमण हुआ था फर्स्ट, उसको लेकर जो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने सहायता मांगी थी भारत से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही महान क्रांतिकारीवादी। उन्होंने कहा ये मौका है पहले इससे भारत को, जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत में मिलाने का ये अच्छा मौका है। परंतु उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस मुद्दे को यूएनओ में उठा दिया। अब उसने सीज फायर की घोषणा कर दी यूएनओ ने। तो जहां तक पाकिस्तान के जो सैनिक थे वहां तक आए, और जो भारत के सैनिक थे जहां पहुंच चुके थे वहां तक, उसके बीच में आधा उधर को जो पीओके है अभी, उसको पाकिस्तान को दे दिया। इधर का हिस्सा भारत को मिल गया। सीज फायर नहीं करते तो शायद आज पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होता। बट कोई बात नहीं दोस्तों, जो हमारा है हम उसे लेके रहेंगे। तो इसमें दूसरे में पंजाब, पश्चिम एवं उत्तर सीमा पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और सिंध के जो भी प्रांत थे, सिंध। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी के अंदर रखे गए। इसके बाद बचता है पूर्व साइड का, जो कि बंगाल था। और आपका था इसमें असम। बंगाल और असम। बंगाल
और असम इसके अंतर्गत थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने बोला था कि जो विधानमंडल है उनको हम 3 समूह में डिवाइड करेंगे। एक था जिसमें मुंबई रखा गया, मद्रास रखा गया, मध्य प्रांत रखा गया, संयुक्त प्रांत रखा गया और बिहार और उड़ीसा। ठीक है, फिर दूसरा कैटेगरी बनाई थी, उसके अंतर्गत पंजाब और पश्चिम और उत्तर वाले जितने भी प्रांत थे और सिंध प्रांत का क्षेत्र दूसरी कैटेगरी में रखा गया। जबकि जो तीसरी कैटेगरी बनाई थी उसके अंदर उसके अंदर अपना बंगाल पूरा और पूर्व साइड का असम। ठीक है, इस तरीके से 3 कैटेगरी डिवाइड हुई दोस्तों, इस तरीके से 3 कैटेगरी डिवाइड हुई। फिर इसके बाद बोला कि हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, जिसके तत्कालिक और जो अंतरिम सरकार बनाएंगे उसको हम अभी अभी बनाएंगे, जिससे भविष्य में बहुत सारे निर्णय लेने में सहायता हो। अंतरिम सरकार बनाएंगे जिससे हमें जो निर्णय लेंगे हम संविधान निर्माण में सपोर्ट करेगी हमें। तो लिखो दूसरा चौथा पॉइंट, अंतरिम सरकार। जो अंतरिम सरकार है उसकी क्या है, तत्काल स्थापना की जाएगी। जो एक अंतरिम सरकार है उसकी क्या है दोस्तों, तत्काल स्थापना की जाएगी, तत्काल स्थापना की जाएगी। ठीक है, फिर बोला कैबिनेट मिशन कि जो भारत है, उस भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, एक संविधान सभा बनाई जाएगी और उस संविधान सभा के माध्यम से भारत के लिए एक अच्छा, विस्तृत और लाभदायक और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। लिखो, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो देश का संविधान निर्माण करेगी। जो क्या है, देश का संविधान का निर्माण करेगी। एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो क्या है कि संविधान में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी, इसलिए संविधान सभा के निर्माण की बात की गई। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण की बात की। फिर इसमें कहता है कैबिनेट मिशन क्या, कहता है कि भाई हम संविधान निर्माण और भारत को स्वतंत्र करने की तो बात करते हैं, परंतु हम ये नहीं कहते कि और देसी रियासतें जो कि भारत संघ में शामिल हो जाए। हम ये नहीं कहते भाई, आप जानो आपका मैटर है,
आप शामिल करना चाहो तो शामिल करो, ना कर पाओ तो ना करो। कहता है क्या कि रियासतों को रियासतों को लिखो, भारतीय भारतीय रियासतें रियासतें को भारतीय रियासतों को स्वतंत्र स्वतंत्र रहने की आज़ादी आज़ादी है। यह यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है निर्भर करता है कि भारत भारतीय संघ में शामिल शामिल हो या स्वतंत्र रहे। अर्थात कहता है कि भाई हम रियासतों को संघ में शामिल होने या ना होने की कोई जवाबदारी नहीं लेते। वो उनकी इच्छा है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट क्या कहता है? कैबिनेट मिशन अगले पॉइंट में कहता है कि संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों व प्रांतीय जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। अब कुछ प्रांत इसमें बड़े थे, कुछ प्रांत छोटे थे। अब ज्यादा बड़े प्रांत होंगे तो उनसे ज्यादा जनसंख्या आएगी, उनका वर्चस्व ज्यादा होगा, उनका वर्चस्व ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्वाचन तो होगा भाई, संविधान सभा का निर्वाचन तो होगा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य व प्रांत की जनसंख्या के आधार पर। संविधान संविधान सभा का निर्वाचन संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा प्रांतीय विधानसभा प्रांतीय विधानसभा प्रांतीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों व उनकी जनसंख्या के आधार पर व उनकी जनसंख्या के व उनकी जनसंख्या के आधार पर जो भारतीय संविधान सभा थी उसका निर्वाचन तो किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा दोस्त? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य और उनकी जनसंख्या के आधार पर, उनकी जितनी जनसंख्या उसके आधार पर उनका निर्वाचन होगा संविधान सभा के लिए। और कहता है कि हम अपना शासन खत्म कर लेंगे पूरा, हम भारत से चले जाएंगे और पूरा जो शासन प्रशासन है, सारे विभाग हैं, जो भी कुछ है वो हम भारतीयों को सौंप जाएंगे। भारतीय संभालें अपनी शासन व्यवस्था, हम कुछ नहीं जानते इसमें। ठीक है। तो 8वां पॉइंट है सभी विभाग भारतीयों को सौंपे जाएंगे। तो सभी विभाग क्या भारतीयों को सौंपे जाएंगे? सभी विभाग भारतीयों को सौंपे जाएंगे।
और हर प्रांत के पृथक हर प्रांत से पृथक पृथक कार्यपालिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा। जो हर प्रांत है, जितने भी प्रांत थे, इसमें जो भारत में प्रांत थे, अंग्रेज जैसे ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासतें थी, हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका के साथ समूह बनाने का अधिकार हो। समूह यानी ग्रुप बनाने का। हर प्रांत को हर प्रांत को हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका के साथ पृथक पृथक कार्यपालिका के साथ पृथक पृथक कार्यपालिका के साथ समूह बनाने का अधिकार। और 10वां पॉइंट है आपका, जो संविधान सभा का निर्वाचन होगा, संविधान सभा का निर्वाचन सीमित 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 वयस्क सीमित वयस्क मताधिकार के आधार पर के आधार पर आधार पर 10 लाख में से 10 लाख में से एक एक प्रतिनिधि प्रतिनिधि चुना जाएगा या आएगा, प्रतिनिधि आएगा। तो कैबिनेट मिशन कहता है, नोट कर लो जिसका रह गया वो, वैसे तो साथ ही साथ नोट कर चला करो। तो दोस्तों, संविधान सभा में कैबिनेट मिशन कहता है कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं करते हम, और देसी रियासतें और जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनसे मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे, जो आगे चलकर क्या करेगा, संविधान के लिए संविधान निर्माण करेगा। फिर जो प्रांतीय विधानमंडल थे वो 3 समूहों में डिवाइड हुए। 3 समूहों में डिवाइड हुए, कौन कौन से थे? फर्स्ट था उसमें कैटेगरी डिवाइड की गई, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। फिर दूसरे में पंजाब, पश्चिम और उत्तर सीमा प्रांत। और उड़ीसा। फिर दूसरे भाग में पंजाब, तीसरे में बंगाल था और असम था। फिर कहता है कैबिनेट मिशन क्या, कि अंतरिम जो सरकार है उसकी तत्काल स्थापना की जाएगी। मतलब हम अभी अंतरिम सरकार की स्थापना करेंगे, जिससे जो भी नियम कानून है उन सभी के देख रेख के लिए सपोर्ट मिलेगी, सहायता मिलेगी। एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो देश के संविधान का निर्माण करेंगे, और उसी के आधार पर आज अपना जो संविधान है भारत का, उसका निर्माण भी किया गया है। फिर 6 पॉइंट कह रहा है दोस्तों, भारतीय रियासतों को स्वतंत्र रहने की आजादी है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि भारत संघ में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। ठीक है। फिर कहता है कैबिनेट मिशन क्या, इस संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों व उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है। और जो भी सारे विभाग हैं, जैसे कार्य विभाग है, कार्यपालिका विभाग है और कानूनी विभाग है, ये सारे विभाग हम भारतीयों को सौंपेंगे, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर कहता है 9वां पॉइंट,
कि हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका के साथ समूह बनाने का अधिकार है। वो जो भी प्रांत हैं वो अपने हिसाब से कार्यपालिका में एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के आधार पर उनकी जो राय होगी उसे देखते हुए संविधान के निर्माण में आगे हम बढ़ेंगे। संविधान सभा का निर्वाचन सीमित वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, जिसमें से 10 लाख में से एक प्रतिनिधि आएगा आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ना ये आप सभी ने? तो चलो इसको रख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय संविधान भारतीय संविधान की क्या विशेषता की विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या विशेषता रही होगी भारतीय संविधान की? क्या भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ तो क्या छोटा था, क्या 1-2 पेज में ही था? नहीं दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और लिखित यानी लिपिबद्ध संविधान है। सबसे बड़ा और लिपिबद्ध संविधान है दोस्तों। सबसे अधिक अनुच्छेद हैं, जबकि वहीं अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो संविधान है वो ओनली 4 पेज का है दोस्तों। 4 पेज का दोस्त, ठीक है, लिपिबद्ध है लेकिन बहुत छोटा है। एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है हमारे देश में एकल नागरिकता है दोस्तों। जैसे सांसदीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से ली गई थी, संसदीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से ली गई थी, वो एकल नागरिकता के बारे में बात करती है। एकल नागरिकता के बारे में बात करती है और कहती है कि हम राज्यों की अपेक्षा संघवाद को मजबूत करने के ऊपर जोर देते हैं। संघवाद के ज्यादा सॉरी राज्यों से ज्यादा संघवाद के मजबूत करने की बात करते हैं। संघवाद के मजबूत करने की बात कहते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है वो एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये कहाँ लिखा है दोस्तों? ये लिखा है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो सर्वोच्च है और उसी के जो गुण हैं उन्हीं पर चलने की बात करते हैं। जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक कैसे? कि हमारे देश में चुनाव होते हैं दोस्तों और जनता के द्वारा ही शासन प्रशासन चलाया जा रहा है, यानी जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही भारत के नियम कानून राज्य व्यवस्था चलाई जा रही है। अन्यथा अमेरिका में देखा जाए तो वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों। वहां कोई ऐसा जोर फोकस नहीं करता कि किसी से पूछने जाए। जैसे आपके घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों में से चारों की राय ली जा रही है, तो वो दोस्तों लोकतांत्रिक है, यानी सभी की भावनाओं का आदर करते हुए आगे कार्य करना। लेकिन रूढ़िवादी पहले कुछ पुराने जमाने में या रूढ़िवादी जो भी मानसिकता होगी, यहाँ पर एक घर का मुखिया होता है, उसने ऐसा मतलब जो बोल दिया वही होना है तो होना है भाई। अगर उसने बोल दिया सभी लोग आज खेत पर जाएंगे तो सभी को खेत पर जाना है दोस्तों। ये होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और सभी की राय की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्य करना, उसे अपन कहते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य
गणराज्य का मतलब होता है जहां शासन प्रशासन जनता में से ही कोई एक जनता में से ही कोई एक चुनकर और उनके लिए विकासात्मक कार्य करे, उनके भविष्य के लिए बेहतर करने के लिए कार्य करे। ना कि किसी राजा महाराजाओं के जमाने में राजा का लड़का ही राजा बनता था। इस प्रकार से ना होकर कोई भी जनता में से आकर आकर नेता, प्रतिनिधि, राजनेता बन सकता है। ठीक है। फिर कहता है क्या संविधान हमारा क्या विशेषता है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हमारे भारत में अलग अलग समाज और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अलग अलग समाज और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं जो समाज को परिस्थितियों के अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल भी अपनाए हुए हैं। हमारे देश में कहीं सिख रह रहे हैं, कहीं मुस्लिम रह रहे हैं, कहीं हिंदू रह रहे हैं। तो भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है दोस्तों। भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है। भारत के सभी धर्म हैं और भारत का कोई धर्म नहीं है। अर्थात अनेकता में एकता देखने को मिलती है हमारे भारत में। इसलिए हम भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलते हैं। वहीं हमारा जो संविधान है भारत का वो कठोर एवं लचीला है। कहीं कहीं बोलते हैं कि संघवाद, अर्थात केंद्र के ही कानूनों का लागू किया जाएगा, केंद्र के कानूनों को ही लागू किया जाएगा। तो यहाँ कठोरता दिखाते यानी कठोर हो गया। वहीं अगर लचीलेपन की बात की जाए तो जब कभी हम चाहे किसी भी राज्य के संशोधन की बात करते हैं या किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो वही साधारण से बहुमत से हम उसको पास कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए किसी राज्य को किसी देश को देना है या किसी देश से कुछ हिस्सा अपने देश में लेना है, तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की बात होती है। अर्थात इसके लिए हम सभी आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेंगे पहले, फिर उसके बाद उस संशोधन को पास किया जाएगा। तब जाके कहीं किसी अपने राज्य के हिस्से को या किसी देश को देना पड़े या लेना पड़े, तब जाके होगा। तो यह इसमें कठोरता दिखाई देती है दोस्तों। वहीं अगर सार्वभौमिक वयस्मताधिकार की बात की जाए तो सार्वभौमिक मताधिकार कैसे है कि हमारे संविधान में भारत में सभी को मत देने का अधिकार है। हमारे देश में धर्म, जाति, लिंग, जाति, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। निर्वाचन के समय तो हम किसी को भी अपना इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। और जो मताधिकार है उसको 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा दोस्तों राजीव गांधी जी द्वारा इस संशोधन को किया गया और जो निर्वाचन की एज थी 21 साल उसको घटाकर 18 साल कर दिया। और इसी के आधार पर आज वर्तमान में देखा जाए तो निर्वाचन करने का जो एक दायरा है, जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है, वो 18 साल निर्धारित की गई। तो चलो दोस्तों अब लिखते हैं इसको अपने आंसर के फॉर्मेट में। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता है।
नंबर 1 डालिए, विशाल विशाल व लिखित संविधान। विशाल व लिखित संविधान, तो लिखो दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े देश, विश्व के सबसे बड़े देश भारत का संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित है, लिखित है। भारत के सबसे बड़े देश, सॉरी, विश्व के सबसे बड़े देश भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित है, लिखित है। जब संविधान जब संविधान जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब संविधान 26 जनवरी जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब संविधान में 350 अनुच्छेद, सॉरी 350 नहीं दोस्तों, इसको करो आप, अभी है 450 यानी 395, तब 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 450 यानी 450 अनुच्छेद 25 भाग वहीं 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको समाजवादी को हटा दो, बाद में लिखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, हेडिंग बनाओ और लिखो इसके आगे। इसका अर्थ है कि भारत की सीमा के अंतर्गत भारतीय संघ की सर्वोच्चता, सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, भारतीय संघ की सर्वोच्च सत्ता है
अतः भारत बाह्य व आंतरिक अतः भारत बाह्य एवं आंतरिक दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अतः भारत बाह्य एवं आंतरिक दृष्टि से किसी किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अब डालो इसी में पॉइंट बना के एक लोकतांत्रिक 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 इसी में पॉइंट बना के लिखो लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से तात्पर्य है सरकार की लोकतांत्रिक से तात्पर्य है सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया इसमें लोकतांत्रिक बना के। क्या था? शक्ति का स्रोत जनता। ठीक है, जनता। फिर दूसरा है, इसी में बना के लिखो गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है जहां का शासन अध्यक्षात्मक एवं वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा निर्वाचन होता है। फिर इसमें बनाइए एक स्टार। इसमें बनाइए एक स्टार और लिखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का, लिखो इसमें, जनता के लिए जनता का ही शासन, जनता के लिए जनता का शासन, जनता के लिए जनता का शासन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग बनाइए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य हेडिंग बना लो, लिखो आगे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जहां स्पष्ट किया गया है कि भारत ने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल
समाजवाद को अपनाया है, जहां स्पष्ट किया गया है कि भारत ने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल समाजवाद को अपनाया है, जिसमें जिसमें गांधीवादी एवं लोकतंत्र के साथ समन्वय करता है। जो गांधीवादी या लोकतंत्र के साथ समन्वय करता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए। संविधान के अनुरूप भारत धर्मनिरपेक्ष है। संविधान के अनुरूप भारत धर्मनिरपेक्ष है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एकल नागरिकता। चौथा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हेडिंग बना के लिखिए आगे। भारत में सांसदीय शासन प्रणाली में एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से स्वीकार किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से स्वीकार किया गया है, जो कि भारतीय संविधान में संघवाद को मजबूत करने की बात करता है। जो कि भारतीय संविधान में संघवाद को मजबूत करती है या करता है। जो कि भारतीय संविधान में संघवाद को मजबूत करता है। नेक्स्ट हेडिंग है पांचवी, कठोर एवं लचीला। लिखो हेडिंग बना के आगे। संविधान के कुछ विषयों को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के कुछ विषयों को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं कुछ विषयों को साधारण बहुमत अर्थात आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। जो कठोर है। वहीं कुछ विषय संसद को
जो वहीं कुछ विषय संसद के द्वारा वहीं कुछ विषय संसद के द्वारा प्रावधान बनाकर प्रावधान बनाकर प्रावधान बनाकर साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट हेडिंग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों को प्रदान किया गया है जिन अधिकारों को प्रदान किया गया है सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों को प्रदान किया गया है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय अर्थात आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अगली हेडिंग है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लिखिए आगे। संविधान वयस्क मताधिकार पर बल देता है। संविधान वयस्क मताधिकार पर बल देता है। संविधान में कहीं भी भाषा, धर्म, जाति, लिंग संविधान में कहीं भी भाषा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदान में कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या होगा। यह अनुच्छेद 326 में वर्णित है। अनुच्छेद 326 में वर्णित है। साथ ही 61वां संविधान संशोधन 1988 जो कि 1989 में लागू हुआ। 1988 और 1989 में ऐसे लिखते 89 ग्राफ मत लिख लेना। 1989 में लागू हुआ जिसके तहत वोट डालने की आयु
इसके तहत वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी 18 वर्ष कर दी। ये संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। और इसमें संशोधन करते समय राजीव गांधी जी ने बोला था कि जब एक लड़की 18 वर्ष में अपना वर चुन सकती है तो राजनेता क्यों नहीं। इसी के आधार पर उन्होंने इस संशोधन को किया था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लिखिए आगे। भारतीय संविधान स्वतंत्र तथा एकीकृत भारतीय संविधान स्वतंत्र तथा एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा को सुनिश्चित करता है तथा न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर निगरानी रखती है। विधायिका और कार्यपालिका पर निगरानी रखती है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया गया है। नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। आप डीपीएसपी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लिखो आगे। भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 40 तक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई है। यह आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। आर्थिक न्याय की बात की गई है, यह आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। संसदीय शासन प्रणाली। और लिखिए आगे। भारत में सांसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत में सांसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। जहां केंद्र व राज्यों को पृथक
जहां केंद्र व राज्यों को पृथक पृथक सरकारें जहां केंद्र व राज्यों के जहां केंद्र व राज्यों की पृथक पृथक सरकारें जहां केंद्र व राज्यों की पृथक पृथक सरकारें यदि केंद्र व राज्यों के यदि केंद्र व राज्यों के मध्य यदि केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो इसका अंतिम निर्णय न्यायपालिका करेगी इसका अंतिम निर्णय न्यायपालिका करेगी। अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 131 के तहत एक और नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। त्रिस्तरीय सरकार त्रिस्तरीय सरकार लिखो। भारतीय संविधान का अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि भारतीय संविधान का अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि हम यह पाते हैं कि हम यह पाते हैं कि संविधान की त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है। इस संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है। संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है जहां राज्य सरकारें 73 व 74 संविधान संशोधन के माध्यम से जहां राज्य सरकारें 73 व 74 वे संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन व नगरीय निकाय की बात की गई है। इसमें एक डायग्राम बना लेना आप साइड में। केंद्र सबसे ऊपर होता है, फिर होता है राज्य सरकार, फिर इसके बाद स्थानीय व नगरीय निकाय। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई आपकी संविधान की विशेषताएं। ये आपकी संविधान की विशेषताएं, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अपन अब इसके बाद देखेंगे संविधान की जब विशेषता होंगी तो किसी ने आलोचना भी की होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लीजिए संविधान की आलोचनाएं। संविधान की आलोचनाएं।
ये आपका क्वेश्चन है। तो लिखिए क्या लिखना है। भारतीय संविधान की आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। भारतीय संविधान की आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। भारतीय संविधान की आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीधा बुलेट प्रूफ लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में, कोई हेडिंग नहीं बनाएंगे अपन। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों का आगे लिखिए। संविधान के कुछ अनुच्छेदों का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। वे आधारभूत महत्व के हैं, उनका प्रयोग नहीं हुआ है। वे आधारभूत महत्व के हैं। इस कारण सामान्य व्यवस्थापन के आधार पर इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आलोचकों का मत है। नेक्स्ट पॉइंट है, आलोचकों का मत है संविधान 22 मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया। आलोचकों का मत है संविधान 22 मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया, बल्कि कैबिनेट मिशन के आधार पर नहीं चुना गया। इस कारण से आगे लिखिए, इस कारण से संविधान 22 मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया। इस कारण से संविधान संप्रभु इस कारण से संविधान संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। अगला पॉइंट, संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, अर्थात ब्रिटिश संसद द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए कैबिनेट मिशन के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संविधान ने केंद्र को
संविधान ने केंद्र को शक्तिशाली बना दिया है। संविधान ने केंद्र को शक्तिशाली बना दिया है। केंद्र को शक्तिशाली बना दिया है। केंद्र को शक्तिशाली बना दिया है। वहीं राज्यों की स्थिति वहीं राज्यों की स्थिति वहीं राज्यों की स्थिति जो की स्थिति नगर पालिका जैसी है। नगर पालिका नगर पालिका जैसी है। वहीं राज्यों की स्थिति नगर पालिका जैसी है। नगर पालिका जैसी है। भारत के राष्ट्रपति एकल नागरिकता भारत के राष्ट्रपति एकल नागरिकता भारत के राष्ट्रपति एकल नागरिकता राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय सेवा अतः यह सभी संविधान के एकात्मक लक्षण हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान पर अधिनियम 335 1935 अनुच्छेद 1935 का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। तथा विदेशी संविधान प्रभाव होने के कारण आलोचक भारत की मूल भावना से कोई संबंध कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान की भाषा कठोर व अस्पष्ट है। संविधान की भाषा कठोर व अस्पष्ट है। जिस कारण से आम जन के संविधान की भाषा समझना कठिन है। संविधान की भाषा समझ पाना कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान गांधीवादी विचारधाराओं से कोसों दूर है क्योंकि संविधान गांधीवादी विचारधाराओं से कोसों दूर है क्योंकि गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं। अर्थात ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के आधार पर
आधार पर संविधान का निर्माण होना चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए। गांधी जी का मानना था, गांधी जी का मानना था कि राज्य गांधी जी का मानना था कि राज्य शोषण का आधार है। गांधी जी का मानना था कि राज्य शोषण का आधार है। गांधी जी का मानना था कि राज्य शोषण का आधार है। अर्थात इनको सीमित अधिकार देने चाहिए, अर्थात इनको सीमित अधिकार देने चाहिए, अर्थात इनको सीमित अधिकार देने चाहिए। इसी आधार पर इसी आधार पर आलोचकों का इसी आधार पर आलोचकों का मानना है आलोचकों का मानना है राज्य को असीमित शक्तियां देकर अर्थात आलोचकों का मानना है कि राज्य को असीमित शक्तियां देकर गांधीवादी विचारों का उल्लंघन किया है। गांधीवादी विचारों का उल्लंघन किया है। ठीक है दोस्तों, अब आज की क्लास अपन यही रखते हैं। थोड़ा समझ लो इसको, थोड़ा जिसकी समझ में नहीं आया हो। भारतीय संविधान की आलोचना निम्न आधार पर की गई है। कौन कौन से? कि पहला, जो भारत का संविधान है वो एक विस्तृत और बहुत बड़ा संविधान है। विस्तृत और बहुत बड़ा संविधान है जिसमें 450 से लगभग अधिक अनुच्छेद हैं जिनमें से कुछ अनुच्छेदों का तो आज तक प्रयोग ही नहीं हुआ है। जब उनका प्रयोग ही नहीं हुआ है तो फिर उनको संविधान में रखा क्यों गया है? ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है। फिर कहते हैं कि संविधान सीमित बहुमताधिकार के आधार पर चुना गया। अच्छा, संविधान सीमित बहुमताधिकार के आधार पर, जब सीमित बहुमताधिकार के आधार पर हुआ तो आपने सभी जनता को वोट क्यों नहीं करने दिया? क्यों नहीं करने दिया? संविधान सभा में वोट उन्हीं को किया गया, संविधान में वोट उन्हीं ने किया जो टैक्स भरते हो, जो पढ़ी लिखी महिलाएं, जो उच्च थे, यानी जैसे राजा महाराजा प्रांतों के थे। ठीक है, उन्हीं ने इसमें वोट दिया। कहते हैं 22 मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था भाई। जो संविधान का चुनाव हुआ था वो 22 मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। तथा संविधान सभा कोई संप्रभु निकाय नहीं है आपकी। जो आपने संविधान सभा बनाई थी उसमें सभी जनता को वोट देने देते, तब तो संप्रभु होती। आपने ऐसा तो होने ही नहीं दिया, तो संप्रभु का एक तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कैबिनेट मिशन के आधार पर। अच्छा, आप बोलते हो संविधान सभा संप्रभु निकाय थी, संप्रभु निकाय थी। अच्छा, संविधान सभा जब संप्रभु निकाय थी तो फिर कैबिनेट मिशन कहां कहां से आ गया? संविधान सभा का निर्माण किसने किया? संविधान सभा का निर्माण भी तो कैबिनेट मिशन ने किया था ना। किसने किया? कैबिनेट मिशन ने। तो फिर आपकी संविधान सभा संप्रभु कहां से हो गई? संप्रभु कहां से हो गई? आपकी जो संविधान सभा है वो संप्रभु कैसे हो गई? फिर सोचने वाली बात है। कैबिनेट मिशन किसका था? ब्रिटिशों का। ब्रिटिशों का। तो फिर कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्र को शक्तिशाली बनाने के ऊपर। सारी संविधान ने जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र को सौंप दी हैं। केंद्र को सौंपकर जो राज्य है उनकी स्थिति नगर पालिकाओं जैसी कर दी है। कोई पूछे तो ठीक, हाँ में हाँ तो करना ही है। राज्यों से इतना कुछ
अधिकार नहीं है कि जैसे कि समवर्ती सूची है दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना देंगे, तो उसमें वरीयता वरीयता केंद्र के कानून को ही मिलेगी, चाहे राज्य ने कैसा भी कानून बनाया हो, अच्छा हो या बुरा हो। अगर केंद्र चाह ले कि मुझे अपना कानून ही पास करवाना है, तो उसमें केंद्र का शासन जो कानून है वही पास होगा। तो इसमें नगर पालिकाओं की स्थिति जो राज्य की स्थिति है वो नगर पालिकाओं जैसी करके रख दी है। फिर कहता है कि जो आपका संविधान है उसमें आधे से ज्यादा अधिनियम आर्टिकल तो 1935 के शासन अधिनियम से ही लिए गए। 1935 के शासन अधिनियम से लिए गए, जो कि पूर्णतः अंग्रेजों का है, ब्रिटिशों का है। फिर संविधान कैसे हो गया आपका? फिर संविधान को बोलते हैं वकीलों का स्वर्ग। संविधान सभा में अधिकतर लोग वकील थे और राजनेता थे, इस और इसी आधार पर उन्होंने अपनी भाषा में ही संविधान को लिखा। तो संविधान इतनी कठोर भाषा हो गई संविधान की, पूर्णतः अंग्रेजी में है, कठोर भाषा है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं समझ में ही नहीं आते। तो वकीलों का स्वर्ग है। आम जन के तो समझ में कुछ आता ही नहीं है, केस वेस होते हैं, जज ने क्या कहा और वकील के बीच में लड़ाई होती रहती है, उल्टा सीधा बोलो, कुछ नहीं समझ में आया आम जनता को और केस हार जीत हो जाती है और फिनिश केस। ठीक है। फिर आता है आपका संविधान में गांधीवादी विचारधाराएं थी। जब संविधान में गांधीवादी विचारधाराएं को शामिल ही नहीं किया गया, आप कहते हो कि संविधान गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित है। गांधीवादी विचारधाराएं कैसे थी? गांधी जी तो बात करते थे ना कि राज्यों को शक्तिशाली ना बनाकर ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों को शक्तिशाली बनाया जाए। गांधी जी ने तो बोला है राम राज्य की बात। राम राज्य से तात्पर्य है गांधी जी का कि राज्यों को शक्तिशाली ना बनाकर ग्राम पंचायतों को शक्तिशाली बनाना, अर्थात राम राज्य की बात करते हैं। वो कहते हैं राज्य तो शोषण की एक नींव है, शोषण की एक जड़ है। राज्य तो जनता का शोषण करने के लिए है, शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं राज्य के पास। तो वो कहते हैं राज्यों को तो सीमित ही अधिकार देने चाहिए, राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दिए तो जनता का शोषण करेंगे। ठीक है। कहते हैं अच्छा संविधान आपका इतना ही महान था तो फिर संविधान जब बन रहा था तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नहीं गए? जब संविधान इतना अच्छा था तो ये तीनों क्यों नहीं गए भाई? सोचने वाली बात। कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट रहा होगा ना कि अभी तो नहीं गए। तो इन आधारों पर दोस्तों आपके संविधान की आलोचना भी कंप्लीट होती है। तो थैंक यू गाइस। आप सभी को अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों साथ ही साथ इसको नोट करते चलिएगा। आपके इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे बेहतरीन, आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस एक ही कमी रहेगी इस क्लास में कि आपके लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मानता हूँ कि क्लासेस अभी टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है, बट जो कंटेंट है दोस्तों वो टेक्निकल से भी बराबर ही है। आप मिला के देख लीजिए कहीं से भी। सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों कंटेंट की लड़ाई। तो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, पूरा लिखवा रहा हूँ आपके साथ ही साथ। लिखते चलिए। नोट्स की उम्मीद मेरे से मत करना कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। बिल्कुल पीडीएफ का चक्कर नहीं रहता अपने यहाँ लिखो भाई, अपाहिज मत बनो, क्योंकि मेंस पीडीएफ से नहीं निकलेगा। पीडीएफ नहीं चिपका के आओगे आप मेंस में,
मेंस आपको लिखना पड़ेगा 3 घंटे बकायदा, 1 सेकंड भी बिना पेन रोके हुए, ठीक है? और प्लस मेंटली प्रेशर के साथ आपको मेंस लिखना है। तो आप भूल जाओगे, पीडीएफ से निकल जाएगा, ठीक है? थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।